लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इससे पहले जी न्यूज के लिए मेट्राइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल दोनों गठबंधन बनने के बाद और राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हुआ है। ये ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच किया गया। इस ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों पर 1,67,843 लोगों की राय ली गई है, जिसमें 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही इस ओपिनियन पोल में 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय भी शामिल की गई है। ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर ±2% है। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई, परिवर्तन हुआ है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं। इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी कर दिया। शेम ऑन बीजेपी। क्योंकि आप बंगाली हो, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। अगर आपने देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। चलिए एक बार फिर से इस ओपिनियन पोल को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का सर्वे के आंकड़े हम आपको दिखाएं। इससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि प्रणय उपाध्याय मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और अब वो आगे का अपडेट आपको बताएंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि अब तक हम 543 में से 161 सीटों के नतीजे आपको बता चुके हैं। यानी क्या ओपिनियन पोल कह रहा है जी न्यूज और मेट्राइज का, वो बता चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये अब आंकड़ा आ चुका है 161 सीटों का, लेकिन ये क्योंकि साउथ इंडिया है इसलिए इसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें थोड़ा ऊपर की तरफ चलना होगा, हिंदी बेल्ट का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर्नाटक का ओपिनियन पोल आपको दिखा देते हैं। और कर्नाटक का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा चुके हैं और ये तमिलनाडु इंडिया, ये एक जल्दी से क्विक रिकैप इस समय आपके सामने चल रहा है। ये क्विक रिकैप आपके सामने नॉर्थ इंडिया में एनडीए को, नॉर्थ ईस्ट में अगर कहें तो ये सीटें आपको हम फटाफट रिकैप दिखा रहे हैं जो हमने अभी तक आपको दिखाया है। बिल्कुल, और ये जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है शोभना, इसके अंदर दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत जो दक्कन का मोर्चा है सबसे मुश्किल माना जा रहा था, इस चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है दक्षिण का मोर्चा, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ इंडिया के अंदर कहा जाए तो जो कि सत्ता में वापसी की बात कर रही है, जो तमाम दावे कर रही है, वहां सैचुरेशन पे है। जो असली स्पेस और स्कोप नजर आ रहा है वो दक्षिण के मोर्चे पर नजर आ रहा है, और वहां फिलहाल जो गणित आप दिखा रही हैं 161 सीटों में फिलहाल इंडिया गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। और चलिए अब हम सवाल के साथ इस ओपिनियन पोल को आगे बढ़ाएंगे। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है, तो 28% लोगों ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। 20% लोगों ने राम मंदिर निर्माण को लोकप्रियता की वजह बताया। 10% लोगों के मुताबिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी की लोकप्रियता का कारण है। 33% लोगों के मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो वहीं 9% लोग कह रहे हैं कि कुछ अन्य वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। बिल्कुल, तो मनोज जी ये तो सवाल थे जो कि मेट्राइज ने ओपिनियन पोल लिया, और अब तक का कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा सैंपल साइज का था। लोगों की जो जनमत निकला, लोगों की जो राय निकली, उसके अंदर किन रीजन्स में, किन इलाकों के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन मिला इस राय का? आप
ऊपर से लेके नीचे और पूरब से लेके पश्चिम जहां भी जाएंगे, लोगों ने कम से कम नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोला है। चाहे वो कांग्रेस के भी वोटर है, सबसे बड़ी बात है वे रिएक्शन में मोदी के ऊपर नहीं कोई कमेंट कर पाते हैं। और इसके कारण देखिए, वोटरों को हमेशा अपने पास बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए कुछ नए चीजों का प्रयोग किया जाता है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं कि भाई तुम मेरे तरफ देखो, और उसका मैसेज क्या है। कभी वो गगनयान को लेकर आप चले जाते हैं, बिल्कुल, अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर मिलता है। लेकिन लक्ष्मी, मैं कमेंट चाहूंगा आपका इस पूरे मामले को लेकर कि ये अगर लोकप्रियता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री मोदी की, तो उस मामले के ऊपर आपको वोट्स में वो चीजें नजर क्यों नहीं आ रही, उतनी सीटें क्यों नहीं निकलती दक्षिण भारत के अंदर? देखिए, वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी, एक रीज़न है पॉपुलैरिटी तो है। जब वोट देते वक्त वहाँ का लोकल कैंडिडेट भी देखते हैं कि वो जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं उस तरह लोकल कैंडिडेट लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो वो परसेंटेज जो है वो मायने रखता है। चलिए अब जल्दी से प्रणय अगले आंकड़े का हम रुख कर लेते हैं और जी न्यूज के मेटेराइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, देखिए बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने आने वाले हैं। यहाँ की 42 सीटों पर क्या तस्वीर रहने वाली है? तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 24 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें आ सकती है। बिल्कुल, और ये 17 सीटें जो आ रही है, इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है शोभना, और महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक सीट और अन्य के खाते को नहीं खुलने की तस्वीर नजर आ रही है जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में। तो देखिए, टीएमसी के खाते के अंदर 24 सीटें इस समय जाती हुई नजर आ रही हैं, और किसको कितनी सीट, ये जो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप संदेश खाली की बात कर रही थी आप और दीपक जी, तो संदेश खाली से जो संदेश निकल रहा है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल, क्योंकि देश में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ठीक है, और मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन यहाँ पर नहीं हुआ, ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ नहीं आए, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा? क्योंकि अगर लेफ्ट और टीएमसी साथ साथ आ जाते तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ता। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस को एक सीट मिल रही है, लेकिन टीएमसी को बढ़त दिख रही है, बीजेपी की सीट में बहुत मामूली गिरावट है, एक सीट की। राजकिशोर जी, टीएमसी और अगर लेफ्ट एक साथ आ जाएं तो मुझे लगता है कि ये संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना आक्रोश और जितनी नफरत और जितनी घृणा और हिंसा के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में आए। लोग कहने को कह सकते हैं कि अगर पीडीपी के साथ में बीजेपी का अलायंस हुआ है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर स्थानीय तत्व उन दोनों के बीच में नहीं थे, वहां पर वैचारिक युद्ध था, वैचारिक नीतियां अलग अलग थी। लेकिन यहां पर कार्डर जो है पूरा का पूरा यहां का वहां शिफ्ट हो गया है। ममता अल्ट्रा लेफ्ट हो गई वहां पर जाके, इसलिए वो तो होना संभव नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में वैसे भी लेफ्ट अपने वजूद के संघर्ष से वो विचार ऐसा है कि वो पूरी तरीके से जूझ रहा है। तो ममता का वहां चमत्कारिक नेतृत्व है। और अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने किसी भी स्टेट में जहां पर लेकिन कांग्रेस डेंट तो हुआ है। अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखें, 2014 के नतीजों के अंदर 34 सीटें थी, और वहीं अगर आप देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का घाटा हुआ, 22 के ऊपर टीएमसी आई। यहां पर 2 सीटों की बढ़त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी 2014 के आंकड़े तक टीएमसी नहीं। देखिए 2014 के आंकड़े तक नहीं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2019 का आंकड़ा, धीरे धीरे चुनाव आगे आने दीजिए। जिस तरीके का मोमेंटम अभी शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो एक खासियत होती है कि धीरे धीरे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं अपने साथ उसके साथ में वोट बढ़ता चला जाता है। अब देखिए नरेंद्र मोदी के दौरे वहां होने वाले हैं, तो उसके बाद जब यही मनोज सिंह जी जब यहां सब सर्वे करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर सीटों की स्थिति क्या होती। और मानकर चलिए कि ये जो आपके पास आ रही हूं, 2 मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़ गए। एक बार मैं उनका तारुफ करा दूं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में अजय आलोक आपके पास आ रही है। संगीत रागी जी, मैं त्वरित टिप्पणी यह है कि बंगाल में जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है 43% जो है वो टीएमसी के पास अभी आ रहा है, और 42% भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। ये 1% के मार्जिन को पाटना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे ही इलेक्शन अपने मोमेंटम में जाएगा, जैसा राजकिशोर जी कहेंगे, आप देखिएगा बंगाल के आंकड़े बिल्कुल दिलचस्प होंगे। और खासकर संदेश खाली के बाद वहां पर जिस प्रकार का पोलराइजेशन हुआ है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन बंगाल में भी देखने को मिलेगा। मनोज जी, आप छोटी सी त्वरित अपनी टिप्पणी कर दीजिए और फिर हम सवाल ले लेंगे। मैं पिछले चुनाव और अभी चुनाव के बाद की कर लेता हूं कि पिछले चुनाव में हुआ क्या था कि दिल्ली से नेता गए और बंगाल में अपने आप को या बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार हुआ क्या है कि वहां के लोकल लीडरशिप को काफी आगे बढ़ाकर ममता के अगेंस्ट में खड़ा किया गया है, और वे क्या कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे पब्लिक के बीच में क्या है कि
बंगाल में बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा बंगालियों के बीच में मुश्किल काम है और ये बीजेपी को समझी। चलिए मनोज जी, वो सवाल जो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे ने लोगों से पूछा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर, वो भी दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि हमने पूछा पश्चिम बंगाल की जनता से कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता का बड़ा कारण क्या है। तो 48% लोगों का मानना था कि लेफ्ट का शासन खत्म करने की वजह से ममता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं 21% लोगों का यह मानना था कि मुस्लिम तुष्टीकरण को इसकी एक बड़ी वजह माना जा सकता है। वहीं 18% लोगों ने माना कि ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमलावर होना उन्हें लोकप्रिय बनाता है। तो वहीं 11% लोगों ने ममता को जमीनी राजनीति को उनकी लोकप्रियता का बड़ा आधार माना। वहीं 2% लोगों ने अन्य कारणों से उनकी लोकप्रियता को माना है। आरती टिक्कू, जो सवाल हमने पूछा उस पर आपका क्या मानना है कि सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी की, क्योंकि आप जानती हैं खेला होबे, उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसके बाद वो स्वीप की विधानसभा के चुनाव में, तो ममता बनर्जी की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए, उनकी राजनीति की बात की जाए, तो आप क्या कहेंगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण एक बहुत बड़ी वजह बेशक है, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर ममता ही है। ममता एज अ वुमन लीडर, जिस तरह से उन्होंने एक अपनी छवि बनाई है कि वो ग्रास रूट से वो लीडर उठ के आई, और वेस्ट बंगाल में वैसे ही महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, कल्चर वैसा है, तो उस लिहाज से ममता बनर्जी पॉपुलर है। लेकिन जो लोकसभा में जो नंबर दिए हैं, मुझे इन नंबरों से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए बेहतर करेगी, मतलब बीजेपी बेहतर करेगी, और टीएमसी को शायद थोड़ा सा धक्का लग सकता है, और इंडिया अलायंस मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक है, अगला सवाल हमारा आरती टिक्कू इसी से जुड़ा हुआ है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। 32% लोगों ने माना बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, 34% लोगों का कहना था बीजेपी की सीटें घटेंगी, 28% लोगों ने कहा बीजेपी का प्रदर्शन हालात पर निर्भर करेगा, जबकि 6% लोगों के मुताबिक वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अजय आलोक का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। अजय आलोक, बताइए, 32% लोग कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन 34% कह रहे हैं कि सीटें घटेंगी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो आपके सर्वे को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने मेहनत की है, सर्वे किया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी सर्वे को मानता नहीं हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे वो हमारे पक्ष में ना हो। मैं एक बस छोटी सी बात याद दिलाता हूं कि 2019 में इस पैनल में बैठे हुए कितने लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीतेंगी पश्चिम बंगाल में। 2021 के चुनाव में विधानसभा में कितने लोग ये सोच रहे थे कि हमें 40% वोट आ जाएंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 40%, हमारा 42% आपका सर्वे दिखा रहा है और उनका 48-49% घट के आ रहा है 42% पे, अगर विधानसभा की तुलना कर लें, तो हम कहां से पीछे रहने वाले हैं। और मेरी बात लिख के ले लीजिए, मैं लिखित दे रहा हूं, इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज पश्चिम बंगाल देगा। वो इसलिए नहीं देगा कि पोलराइजेशन हो गया, वो इसलिए नहीं देगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, वो इसलिए देगा कि पश्चिम बंगाल को इस देश की जड़ों से काटने की कोशिश हो रही है, वो भी लगातार पिछले 2 वर्षों से, और एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की बुद्धिजीवी बंगबंधुओं के दिल में घुस गई। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अजय आलोक, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर कोई स्टेट या मैं बिल्कुल बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, मैं सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं कर रहा हूं। किसी राज्य को काट सकता है? क्या बात आप कर रही है? किसी देश से किसी राज्य को काट सकता है? यहाँ खुलेआम राष्ट्रीय पार्टी कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो देश से अलग होना पड़ेगा। कर्नाटका उदाहरण है आपके सामने, आप भूल गई क्या? नहीं, मैं वहां के मंत्री ये सब बात बोलते हैं भाई। और संदेश खाली एक संदेश खाली नहीं है, ऐसे ऐसे मल्टीपल पॉकेट संदेश खाली के पूरे बंगाल में बने हुए हैं। ठीक है अजय आलोक, मैं वहां पे लोगों का रहना दूभर हो रहा है। कलोल, आप अपनी प्रॉपर्टी पर सेफ नहीं है। परिचय करवा देता हूं। ईस्ट की बात लोग आपके घर में मांस का टुकड़ा फेंक दे के जाएंगे, कहेंगे घर बेच के जाओ। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, सुनिए अजय जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए। सुजाता पॉल भी हमारे साथ हैं, उनकी भी सुन लेते हैं जरा, क्योंकि सुजाता जी, बात अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की जाए तो आपका आंकड़ा तो 2009 से 2014 के बाद 2019 लगातार घटता ही चला जा रहा है, और ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि इस बार वो एकला चालों की नीति पर है। कांग्रेस उन 42 सीटों के ऊपर किस चुनौती के साथ खड़े होने की तैयारी कर रही है?
देखिए, जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, तो एक चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारी बातचीत चल रही है अभी भी ममता जी से, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के आंकड़ों पे अगर चले भी जाते हैं तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो संख्या ममता जी की पार्टी के पास आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो इंडिया अलायंस भले ही ना हो, लेकिन टीएमसी इंडिया के साथ ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि जिस तरह से वो बात कर रही है, अभी संदेश खाली की बात सुन रही थी मैं, लेकिन ये बता दें कि उत्तराखंड में तो इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मणिपुर में भी प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर वहां पे महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर इनकी बोलती बंद रहती है। भाई बता दें कि इनके संगठन मंत्री संजय कुमार थे जिन्होंने एक लड़की का उत्पीड़न किया। मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। तो कहने की बातें अलग होती और धरातल पे जो बात है वो अलग होती है। तो जहां तक सीटों का सवाल है तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आपके जो सर्वे है उसका पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं कि उसमें और कम होंगे, और अभी पिक्चर देखनी बाकी है। ये तो अभी सिर्फ आपका सर्वे आया है और अभी हमारी बातचीत जारी है। ठीक है सुजाता जी, कल्लोल भौमिक दूसरे स्टूडियो में बैठे हुए। कर्नाटका में आखिरी बात मैं आपके पास आती रहूंगी सुजाता जी। अभी तो आपके साथ लंबे समय तक बहुत सारे मेहमान हैं, सबकी प्रतिक्रिया, सबके रिएक्शंस लेना, सबका इस आंकड़े पर आकलन लेना बहुत जरूरी है। कलोल जी, आपका क्या आकलन है इस पूरे आंकड़े को लेकर, और जो सुजाता जी कह रही हैं और जो अजय आलोक कह रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं पश्चिम बंगाल के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में वोटर दो टाइप का, एक सरकार के पक्ष में, एक सरकार के विपक्ष में। अभी इंडिया अलायंस मतलब वहाँ पे लेफ्ट पार्टीज है। अगर टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो जितना मतलब इंडिया अलायंस का पार्टी अच्छा करेंगे से लेफ्ट पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, टीएमसी का वोट कम होगा और बीजेपी को फायदा होगा। ये बंगाल का एक मतलब कैरेक्टर बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे विरोध मतलब टीएमसी का सरकार के पक्ष में जैसे कि मुस्लिम तोषण बोलिए या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं राज्य स्तर पे, तो वो सब चीज़ें एक पर्टिकुलर वोट बैंक तृणमूल के पास है, वो एकदम सॉलिड वोट बैंक है। लेकिन अदरवाइज जो ग्रामीण अर्बन एरिया है या फिर सेमी सब अर्बन एरिया है, इवन वहाँ पे तृणमूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल कलोल जी, बात पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र की भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र के आंकड़े भी अब हमारे सामने आ गए हैं और जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए को 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर सफलता मिल सकती है। तो इस समय का बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं शुभना, और ये उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा सीटों वाला राज्य है। मनोज जी, इसका मतलब जो बीजेपी ने इतनी तोड़फोड़ की उसका सादा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एनसीपी को लेकर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि एनसीपी का वोटर किधर जाएगा। यही तो कंफ्यूजन बीजेपी को सूट कर रहा है कि बीजेपी के एनसीपी के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज रहे हैं और दोनों तरफ वोट डाले, जिससे कि एनडीए को फायदा होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति के 2-3 चीजें हैं। पहले क्या था कि बीजेपी वहां पे मराठा नेता से खाली हो चुकी थी, उनके पास कोई ऐसा मराठा नेता नहीं था जिसको लेकर अशोक चौहान तोड़ लिया। उन्होंने अशोक चौहान को ले लिया, उधर से शिंदे को खड़ा कर दिया, इधर अजीत पवार को ले लिया। यदि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखिएगा तो आज के डेट में मराठों का जो सबसे बड़े लीडर हैं वो और जो पॉपुलर लीडर हैं उनको साथ में इन्होंने राजकिशोर जी, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती हुई जा रही है और इसी का फायदा महाराष्ट्र में ये जो आंकड़े आए, बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही है कि आपको लग रहा है ये फायदा हो रहा है। बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस को जब नीचे लाया गया तो इसके सोच के साथ ही लाया गया था कि हमको एक मराठा लीडर लिया, और एकनाथ शिंदे को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि ये बहुत ज्यादा वोकल नहीं थे, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जितने अलायंस हो रहे थे तो दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री होता यदि टूटकर आपके साथ आया और सरकार बनाया तो रिएक्ट करता कि कहीं हमारे सत्ता पे कोई खतरा न हो जाए। राजकिशोर जी, सारी चीजों को कांग्रेस युक्त बीजेपी
बिल्कुल वो कांग्रेस युक्त बीजेपी वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुलकर पूरी तरीके से पाक साफ होकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप मानकर चलिए जो कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन इसको बस एक बार वोट परसेंटेज जल्दी से बता दें, बस 10 सेकंड परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए को देखिए शोभना 61% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को इसके मुकाबले सिर्फ 30% वोट दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 9% वोट जा रहा है। तो ये वोटों का आंकड़ा है, पूरा वोट की इक्वेशन है। जी नहीं, दरअसल देखिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि शिवसेना को लेकर जिस तरीके का एक था, जो आपने कहा शिवसेना एनसीपी दोनों जगह का जो कंफ्यूजन, जो बात अभी कह रहे थे मनोज जी कि वो कंफ्यूज वोट किधर जाएगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे कि जो बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ में जोड़ा जा रहा था वो अब काफी उसका क्षरण हो चुका है। उद्धव ठाकरे जैसे ही कांग्रेस के साथ में आए तो एंटी कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बात होती थी तो बाला साहेब ठाकरे की तरफ से होती थी, लेकिन सीटों में निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जाति वर्ग क्षेत्र, अगर अशोक चव्हाण मराठा की भी बात है तो नांदेड़ वाला जो पूरा इलाका है वहां पर वो कमजोर थे, सुनील चौके भी हैं जी, उनसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सुनील चौके जी ने साथ ही उनसे रिपोर्ट किया है। सुनील चौके जी, सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का तोड़फोड़ 2019 के बाद देखने को मिला, जो बदलाव देखने को मिला, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि एनसीपी कौन सी वाली एनसीपी और कहां है एनसीपी। ये जो बदलाव हुआ है क्या वाकई में यही आंकड़े उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वहां गढ़ भी गया और सिंह भी गया, जो मराठी में कहा जाता है? प्रणय जी, ऐसा है कि जो अभी आप आंकड़े दिखा रहे हो कि 61% और 45 मिशन 45 जो महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी ने पहले से ऐलान कर दिया था उसके मुताबिक आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये तो उम्मीद से ज़्यादा है क्योंकि अमित शाह जी अभी जब बीच में महाराष्ट्र में गए थे तो वो 42 की आकलन में थे और उन्होंने कहा कि 42 सीटें जीत सकती है बीजेपी गठबंधन। तो पहले जो दो चुनाव हुए थे लोकसभा के 2014 और 2019 में, वो उस वक्त बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना ये बराबरी के पार्टनर्स थे और उन्होंने लगातार 2 बार 41 सीटें जीती थी। इस बार जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से बीजेपी को करना है, एनडीए के कर्णधार। सुनील चौके जी, दोनों ही बार 2014 में और 2019 में दोनों ही बार आंकड़ा बराबर रहा। शिवसेना के पास 18 और जो है 23 सीटें बीजेपी जोड़ दे तो 42 हो जाएंगे जी। तो उस वक्त तो ठीक था, लेकिन अभी इस बार जो है वो ज़्यादा चुनौती है बीजेपी गठबंधन के सामने, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ये जो अनटेस्टेड दो पार्टियां जो आई है, हालांकि चुनाव चिन्ह दोनों के इंटैक्ट है, धनुष्यबाण और घड़ी, लेकिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये चुनाव में कम से कम लोकसभा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समय समय पर इसको लेकर लोगों में विरोध भी होता रहा है। तो हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि मराठा आरक्षण से एनडीए को कितना फायदा होगा। 42% जनता ने कहा इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, 34% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक फायदा हो सकता है, जबकि 18% ने इस पर अपना कोई मत नहीं दिया। सिर्फ 6% लोगों का मानना है कि मराठा आरक्षण से एनडीए को नुकसान होगा। संगीत रागी जी, आप बहुत हंस रहे थे, आप मुझे बताइए कि क्या मराठा आरक्षण जो है वो बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, या ये जो तोड़फोड़ बीजेपी ने की है इसका फायदा ज्यादा होगा? किसका फायदा ज्यादा होगा ये आप बताइए मुझे। देखिए, मैं तोड़फोड़ पर ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, महाभारत में ये मैं मानता हूं कि 2024 का चुनाव जो है भारत का भविष्य और दिशा तय करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल किया है, यदि भारत राष्ट्र की दशा और दिशा उसी रूप में बढ़ती है तो एक नया भारत हमको आने वाले 20 साल में देखने को मिलेगा। यदि सत्ता इन शकुनियों और दुर्योधनों के हाथ में चला जाता है तो फिर भारत की गाड़ी की रफ्तार, मैं आपको टिप्पणी करूंगा, मैं बताऊंगा। मैं कांग्रेस, वामपंथी, इस्लामिस्ट, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं ये दुर्योधन और शकुनी की ताकतें हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने छल से भीष्म पितामह को भी मरवाया, कर्ण को भी मरवाया, दुर्योधन को भी मरवाया, क्योंकि द्रौपदी के चीर हरण में सब शामिल थे। इसलिए भारत के भविष्य के लिए और इन दुर्योधनों और शकुनियों को परास्त करने के लिए सब जायज है 2024 में। साल कांग्रेस ने शासन, मैं कह रहा हूं 2024 में सब जायज है। वो एक बड़ी ताकत बनकर यहां तक पहुंचा है, जिसको अब नरेंद्र मोदी जी का जो कहा जाए कि प्रधानमंत्री उनका जो टेन्योर है वो और आगे बढ़ा रहा है। राजकिशोर जी,
नहीं, देखिए कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और मतलब जो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक नाम संगीत जी भूल गए थे, बर्बरी का भी पहले हुआ था, तो वो खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, तो मतलब खैर छोड़िए, जाने दीजिए। इस पर हम आते हैं थोड़ा सा जो धरातल पर आते हैं, यथार्थ के धरातल पर। देखिए शोभना जी, ये सच है, सत्ता में जब कांग्रेस थी, मुझे वो समय याद है कि जब इंद्र कुमार गुजराल और फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ मिलाया था कांग्रेस ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक मत से सरकार गिरी थी, गिरधर गामांग जब वहां पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन नैतिकता तब कहां चली गई थी। दरअसल नैतिकता का जो प्रश्न उठता है ना, निश्चित तौर पर ये जो हो रहा है राजनीति का विद्रूप चेहरा है, ये देखना हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नागरिक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब कोई वोट देने जाता है तो वो किसी चेहरे, किसी विचार के साथ में जुड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सत्ता का जो चरित्र ऐसा ही होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में उस समय आंसू थे, मुझे बहुत ठीक से याद है, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मैंने सदन में अपील की थी, अगर वो चाहते तो स्पीकर से कहकर गमांग को बाहर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर आप करिए। लेकिन अंतरात्मा, एक सेकंड, मैं अंतरात्मा की आवाज की जो बात करें, अब अंतरात्मा की आवाज हमने लखनऊ में दूसरी तरीके से देखी। बिल्कुल। तो कुल मिला के समय इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता में पहले नहीं हुआ, अब हो रहा, लेकिन अब ये ज्यादा आक्रामक तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद आप चर्चा को प्रणय आगे बढ़ाएंगे। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में हमने लोगों से सवाल पूछा कि उद्धव का कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना कैसा फैसला था, तो 24% जनता का मानना है कि ये सही फैसला था, लेकिन 65% लोग इसे उद्धव ठाकरे का गलत फैसला मानते हैं। 11% लोग जनता पर इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। प्रणय, इसी सवाल से राजकिशोर, लेकिन अगर आप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा संगीत रागी जी, लेकिन इस सवाल के ऊपर अगर आप देखें जनता क्या मानती है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की राजनीति, उसके बाद राज ठाकरे की राजनीति, इस राजनीति के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था उद्धव ठाकरे का, महाविकास आघाड़ी बनाना और कांग्रेस के साथ जाना। क्या लगता है कि ये एक दरार का टूट का, क्योंकि एक बेसिक आइडियोलॉजिकल स्ट्रीक से अलग हटके शिवसेना के उन तमाम विधायकों को ये राजनीति करनी पड़ी, और कहीं ना कहीं ये एक दरार की बड़ी वजह थी जो इस फूट के तौर पर भी सामने आई। बिल्कुल प्रणय, एक चीज को समझना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो सकते थे, उनके कहने पर वो विदेश में चले जाते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का तो जो पूरा वजूद था, जो उनका पूरी उनकी सियासत थी, वो तो कांग्रेस के खिलाफ, जितना जॉर्ज फर्नांडीज और बाला साहब ठाकरे दो ऐसे चेहरे होते थे जो सबसे मुखर चेहरा होते थे, अगर वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और याद करिए कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर भी जो मुद्दा उठाया था बाला साहब ठाकरे ने, उस पर भी बहुत ज्यादा मुखर करते हैं। मुझे लगता है कि जिनका नाम ले रही वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं सुनील चापके जी आपका रुख करना चाहूंगी। मराठा आरक्षण के ऊपर हमने दर्शकों की जो राय थी, जो वोटर्स की राय है, उसको सामने रखा। आपका क्या मानना है, ये जो मराठा आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है, जो इस समय जमीन पर बहुत गर्म है, इसका फायदा, नफा या नुकसान अगर मैं देखूं राजनीतिक तौर से तो किसको हो रहा है? ये देखिए, मनोज जरांगे का जो आंदोलन है और उसके वजह से जो मराठा आरक्षण देने की नौबत आई है तीसरी बार सरकार पर, और तीनों बार एनडीए गठबंधन की सरकार को मराठा आरक्षण देना पड़ा, वो कोर्ट में अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है। तो जो टिकाऊ आरक्षण है उसकी बात चल रही है, जब तक कोर्ट की उसके ऊपर मराठा आरक्षण पर मुहर नहीं लगती, तब तक मराठा आरक्षण ये हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, उसके ऊपर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स अप्रूवल। लेकिन ये बातों से जो एक मनोज जरांगे फैक्टर जो उभर कर आया है, वो किसी ने अभी तक चुनाव की रणनीति में काउंट नहीं किया है, और मुझे लगता है कि मनोज जरांगे और उनके साथ में जो मराठा वोटर्स है वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए प्रणय, अगला सवाल ले। बिल्कुल, और अगला सवाल जो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में लोगों से पूछा गया वो भी आपको बता देते हैं कि आज अगर चुनाव हुए तो विपक्ष का कौन नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। और देखिए, 18% जनता का दावा है कि राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं, जबकि 8% लोग ये मानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौती हो सकते हैं। वहीं 6% जनता पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक चुनौती के तौर पर मान रही है। वहीं 5% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती मानते हैं, और करीब 63% लोगों ने अन्य के पक्ष में राय दी। और देखिए शोभना, ये 63% का जो आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी ये जो नेता हैं, ये जो चेहरे हैं, इनमें से किसी के पास भी कहा जाए फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स अभी वो करिश्मा, अभी वो जो मोदी फैक्टर है, जो ब्रांड मोदी की जो बात हो रही है, उसके सामने कोई दिख नहीं रहा है। जी शोभना जी, इसमें चुनौती कहां दिखाई दिया?
18%। भाई हमने सवाल पूछा, अब दर्शकों ने वो जिसे कहा जाए वोटर ने अगर वो चुनौती कम परसेंटेज के रूप में दी तो हमारा काम तो सवाल पूछना है ना। इसमें अगर ये आंकड़े एक बात कहते हैं कि एक समय अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे जो तमाम चेहरे राहुल गांधी से आगे दिखाई पड़ते थे मोदी के सामने, आज की तारीख में राहुल गांधी की तरफ मनोज जी अब आपका आना जरूरी है। ये राजकिशोर जी ने एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बड़ा पॉइंट पकड़ा है, और पॉइंट ये पकड़ा है कि भाई एक समय था जब राहुल गांधी का ग्राफ बहुत नीचे था, लेकिन आज ऊपर दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का क्या है कि जो सबसे सैडिस्ट प्लेजर बोलते हैं, ये बदलाव जो शोभना जी, ये सैडिस्टिक प्लेजर ये किसको मिल रहा है सैडिस्टिक प्लेजर? शोभना जी, इसमें जो सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है उसका दिखने का कारण है कि पिछले 6-8 महीनों से जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन कितने चार्जेज लगाए गए हैं और उनको अपने स्टेट के अंदर सीमित कर दिया गया था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे भारत को संगठित करने और जीतने की बात की थी, ममता बनर्जी एनडीए की सरकार को गिराने की बात कही थी कि इनको हम चेंज कर देंगे। इन सारे चीजों पे जब आप पीछे बैक होते हैं तो पब्लिक का व्यू भी आपके प्रति कम हो जाता है। अभी राहुल गांधी ने यात्रा कर रहे हैं, वोट में उसमें कितना परिवर्तन होगा ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। ये तो हमेशा सवाल रहता है मनोज जी कि वोट में कितना ट्रांसलेट होता है। लेकिन आरती देखो, बात हम महाराष्ट्र की चुकी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ महीनों में कहा जाए जो करवट हुई है वो इस तरीके की हुई कि महाराष्ट्र में अपोजिशन कौन है और वो कितना फॉर्मेडेबल है बीजेपी के सामने, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और चीज तय होनी है कि अपोजिशन कौन होगा और अपोजिशन का चेहरा कौन होगा? देखिए, जो नेशनल सतह पे अभी सिचुएशन है कि ऑपोजिशन कौन है, वो मीडिया के कुछ लोग हैं कि वो कांग्रेस इंडिया अलायंस है, उस वैसा ही एक सिचुएशन महाराष्ट्र में भी हमने देखा, उभरता हुआ देख रहे हैं और वही इलेक्शन के बाद भी होगा। क्योंकि आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का जो कोलैबोरेशन है, जो उनका टीम वर्क है, वो ग्राउंड पे बहुत पकड़ बनाए रखा है। और दूसरी बात, जो एनसीपी कमज़ोर हो गई, शिवसेना बिखर गई, वो आपके पोल्स में भी दिख रहा है। लोगों का जो मानना है कि वो मानते ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने जो कांग्रेस के साथ अलायंस किया कि वो सही था। तो ये सारी बातें लोगों के वोटर के माइंड में रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहती थी कि राहुल गांधी जो 18% लोग मानते हैं कि वो पॉपुलर है, मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ममता पे करप्शन चार्जेस है या अरविंद केजरीवाल पे है, वो इसलिए भी है कि ओवरऑल पैन इंडिया जो फिगर है वो ना तो ममता बनर्जी है या बड़ी बात आप कह रही हैं, मतलब स्थानीय दल का नेता होना और एक नेशनल पार्टी का नेता होना, इसमें ये बड़ा फर्क है। और इसीलिए शायद ये राजकिशोर जी मैं आऊंगी, लेकिन अगले समय हो गया हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें 18% बिल्कुल मैं आऊंगी। अब जरा से हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं इस समय क्या सियासी बवाल मचा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में एनडीए को 4 में से 3 सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, और देखिए ये जो एक अनुमान आया है सामने जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 57% वोट शेयर मिल रहा है और इंडिया गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अन्य के खाते में 2% का वोट शेयर जा रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा है जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल का, शोभना जी, वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि अभी तक 2014 और 2019 बीजेपी लगातार हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें जीतती रही, 4 सीटें ही हैं और चारों में से चारों सीटें जीतती रही, लेकिन यहाँ पर 1 सीट का घाटा हो रहा है। बिल्कुल। और मनोज जी मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। ये कहा जाता है कि भाई राज्य सरकार, हालांकि पिछले चुनाव में अगर मैं देखूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये फॉर्मूला फेल हो गया, लेकिन राज्य में अगर सुक्खू सरकार है और कांग्रेस ने वहां पर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो लोकसभा में अचानक इतना जो बड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? जहां तक देखिए शोभना जी, जो विधानसभा का वहां चुनाव हुए थे उसमें ये कहना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण, तो ये सरासर गलत है। वहां पे मात्र 17,000 वोट ऐसे थे जो बीजेपी के तरफ से सरक कर कांग्रेस की तरफ गए और सरकार बना लिए। एक ये भी था कि जब जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री के समय जो बने, उस समय 60% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिला था, उस समय सरकार बनाए थे और आने के बाद फिर सरकार बीजेपी की चली गई थी। तो वहाँ पे जो परिवर्तन होता, बहुत छोटा स्टेट है और वहाँ पे कुछ माने लाख वोट का भी इधर से उधर जब परिवर्तन होता है तो वोट परसेंटेज ज्यादा दिखता है, वो बड़े में दिखता है। तो वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे लगता है प्रणय सुजाता पॉल का रुख करना चाहिए। सुजाता जी,
आप अगर देखिए कि ये जो सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपने शासित जो राज्य हैं वहां भी उस वोट को कैपिटलाइज करने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की इस बात करें, ओपिनियन पोल के अंदर आपको सत्ता होने के बावजूद केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही, जबकि अभी भी लगातार ये तीसरा चुनाव होगा जब बीजेपी जो है वो बढ़त के साथ ज्यादातर सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। प्रणय जी, एक बात तो साफ है कि दुर्योधन दुशासन कौन है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में पिछले साल राष्ट्रीय आपदा आई और उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से मना कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं करी थी। मगर आपका जो सर्वे है वो परसों के पहले का आंकड़ा दिखा रहा है। अब परसों, कल और आज जो हुआ है उससे ये भी उठ रहा है सवाल कि जनता का क्यों कर रहे हैं ये अपमान। भले ही कितना भी डिफरेंस कम हो, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की चुनी गई जनता के द्वारा। और मत भूलिए कि वहां पे ओपीएस की बात जब आई थी तो भाजपा की सरकार पीछे हटी, लेकिन आज जनता भी ये पूछेगी सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं ये पूरी तरह से उल्टे हो जाएंगे आते आते। लेकिन सुजाता जी एक छोटी सी बात कहूंगी, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रही हैं, जनता ने आपको चुना है, बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन क्या बतौर मुख्यमंत्री आप ये नहीं मानती है कि सुक्खू की नाकामी है कि आप राज्यसभा की सीट, आपको अपने विधायकों की खबर नहीं है कि वो विधायक जो है वो बीजेपी तोड़ लेती है, इसको तो आप अपनी नाकामी मानेंगी ना? बिल्कुल। और शोभना जी आप ये देखिए, सुजाता जी आपके ही मंत्री विक्रमादित्य जो हैं वो कैमरे के सामने आके इस्तीफा देते हैं, अपनी सरकार अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नाखुशी का इजहार करते हैं और बाकायदा रोने लगते हैं। उनके आंखों का गला भर आता है। सुजाता जी देखिए, अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है तो डायन भी जो 7 घर छोड़कर वार करती है। चलिए, आपने सब कुछ कह दिया, मुझे अब दिल्ली का आंकड़ा ले दीजिए। आऊंगी सुजाता जी आपके पास। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में दिल्ली की 7 सीटें आऊंगी मैं, मेरे पास वक्त नहीं है। संगीत रागी जी मेरे पास वक्त नहीं है, ये सवाल ले लेना जरूरी है। मेट्राइज के सर्वे में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं हैरान हूं, इंडिया गठबंधन को एक बार फिर दिल्ली में मायूसी हाथ लग रही है। ये क्या वजह है मनोज जी? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज अगर मिलेगा, हालांकि 2019 में वो कम है बीजेपी के वोट परसेंटेज से, फिर इस बार आप देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं केजरीवाल, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के जो वोटर बचे हुए हैं अभी दिल्ली में, तो वो इसलिए बचे हुए कि उनको अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ना है, और आप उसके साथ समझौता करेंगे तो ये मान के चलिए कि उसमें से आधे से अधिक वोटर वो बीजेपी को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे, न कि इंडिया अलायंस को करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि अलायंस हुआ क्यों, और इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि अलायंस हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल का जो डर था अंदर में गिरफ्तारी का, वो जाकर इनको अलायंस कराया है। और तीसरी बात मेरा ये कहना है कि ये अलायंस अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे नुकसानदेह अलायंस होने जा रहा है। इसलिए नुकसानदेह होने जा रहा है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के पास वोट आए थे वो कहीं न कहीं कांग्रेस से आए थे चिटककर, और उसके बेस पे वो खड़ा हुए थे। अभी कांग्रेस का वोटर वापस आता है कांग्रेस के पास। चीज देखिए कि एक उलटबांसी सी बन गई है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो तमाम कोशिश करने के बावजूद जो यहाँ लोकसभा की सीटें हैं वहां पर नतीजे नहीं बदल पाती। कारण क्या? मैं एक बार इसमें एक सवाल मैं राजकिशोर जी जोड़ना चाहूंगी, और वो सवाल मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि लगातार ईडी, सीबीआई ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं दिल्ली में, उसके बावजूद जो सिंपैथी वोट की लगातार आम आदमी पार्टी बात करती है या कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो फायदा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इस सर्वे में? नहीं, देखिए, 2 चीजें। बात होती क्रेडिबिलिटी की। यहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है, दूसरी तरफ अगर दिल्ली की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है कि बच्चों की कसम खाकर वो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति में भी आ जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस से भी गठबंधन करते हैं, अब फिर कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं इससे इसलिए सहमत दिखाई पड़ रहा हूँ क्योंकि पहले तो जो 50% का जो आंकड़ा है वो बीजेपी यहाँ पर पहले क्रॉस कर लेती, उसके करीब चली जाती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, अजय माकन जो कांग्रेस के यहाँ पर दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद अगर कहा जाए तो सबसे बड़े नेता हैं।
शराब घोटाले को लेकर सबसे ज्यादा तैयारी किसने की, जमीन पर संघर्ष किसने किया, अब शराब घोटालेबाजों के लिए वोट वो मांगेंगे, क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो यहां पर स्थानीय मुद्दे जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस को जितना नुकसान किया है आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस का जो नीचे का कार्यकर्ता बचा हुआ है वो क्या जाएगा। बस एक चीज मानी जा रही थी कि शायद अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट, वो क्या एकजुट होकर चला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। अगला सवाल ले लेती हूं मैं। अगला सवाल, जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 16% लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावशाली बताया है, 22% लोगों ने इस गठबंधन को कुछ हद तक प्रभावी बताया है, 38% लोगों का कहना है कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं होगा, 6% लोगों का कहना है इससे बीजेपी को फायदा होगा, वही 18% लोगों ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। प्रणय। बिल्कुल, और देखिए ये भी जो है जी न्यूज और मेट्राइज ने सर्वे में लोगों से पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है क्या। तो देखिए 38% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई सही है। वहीं 22% लोगों का कहना है कि इस मामले में राजनीति हो रही है और 26% लोगों का यह मानना है, यह तय कर पाना मुश्किल है कि कार्रवाई सही है या गलत है, जबकि 7% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में फिलहाल अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं। तो कुछ दिल्ली का मूड इसी तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, और अब चलिए जल्दी से रुक कर लेती हूँ मैं अजय आलोक का। अजय आलोक, ईडी सीबीआई में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और वो सही फंस रहे हैं, तो ये तो आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई का। शोभना जी आपकी आवाज टूट गई, एक बार सवाल रिपीट करें। मैं ये कह रही हूँ कि जो आंकड़े आए हैं, जो अभी हमने सवाल पूछा दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता का ये 38% लोग मानते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और ईडी सीबीआई की कार्रवाई सही है, लेकिन उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका आपको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। सारे नेताओं को जेल में कर दो तो कोई बचेगा ही नहीं। शुभना जी, सारे नेता जेल में नहीं जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनकी जगह जेल होती है, उनसे पॉलिटिकल डीलिंग नहीं होती है, उनसे सेटिंग नहीं होती है, उनको छोड़ा नहीं जाता है, समय पर उनको अंदर नहीं किया जाता है। ये कांग्रेस जमाने में होता था, ये मोदी का जमाना है। भ्रष्टाचार करिएगा तो एक ही जगह है, जेल। अभी बात हो रही थी कि बड़े नेता हैं, अजय माकन बड़ी नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, मुझे तो कोई नेता ही नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। अजय आलोक जी, अब आपने इतनी बड़ी बात कही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको काट रही हूँ। भ्रष्टाचार क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं में है? और जितने भी नेता विपक्ष के आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो सब भ्रष्टाचार फ्री हो जाते हैं। एक मिनट जी शोभना जी, बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। 2004 से लेकर 14 तक ईडी या सीबीआई ने जितनी कार्रवाई की थी उसमें भी 85% कार्रवाई यूपीए के नेता हुई पर क्यों हुई थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार सिर्फ उन्हीं में है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा ना। नहीं जी सुनिए जी, हाँ जी करके आप नहीं ना, भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ईडी कह रहे हैं आप, वो तो कानून की प्रक्रिया और कार्रवाई है, लेकिन जांच होगी, कैसे जांच होगी, किन शिकायतों की सुनवाई होगी, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते समय हरियाणा के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। ये बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और खासतौर पर अगर हरियाणा की सियासत की बात की जाए तो वहां पर एक सियासी दंगल पिछले कई महीनों से चलता रहा है। शोभना जी, मनोज जी, इस हरियाणा के आंकड़े को किस तरीके से आप पढ़ते हैं? काफी खींचतान किसान आंदोलन से लेकर और दंगल के नाम पर हुई है। आप अभी ने वो किसान आंदोलन का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है इन आंकड़ों में। और जहाँ तक इस बार है कि वो आंदोलन उतना एग्रेसिव नहीं हो पाया, लेकिन जब हम सर्वे कर रहे थे ये आंदोलन चल रहा था तो लोगों का बड़ा रिएक्शन था। यदि ये आंदोलन 1 महीने या 2 महीने रुकता और उसके बाद का पोल होता है तो हो सकता है कि वो सीटें एक जो घट रही हैं अभी वो वापस आ जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में जब रिएक्शन दिखता है तो सीटों पे असर कहीं ना कहीं दिखता है, और वो बॉर्डर की सीट है। लक्ष्मी जी, आपके पास आना जरूरी है, और इसलिए आना जरूरी है कि जैसा कि जिक्र किया किसान आंदोलन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब नाराजगी है किसानों की सरकार के साथ और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। और हरियाणा, पंजाब, यहीं से ये आंदोलन उठे उसके बावजूद नहीं दिख रहा है, तो क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, जो किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी
डिवाइड हो चुके हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन जो पिछली बार जो आंदोलन किए थे, अभी वो नॉन पॉलिटिकल होके बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन गए एंड इतने सारे डिमांड्स रखे कि वो प्रतिदिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं एंड इसका कन्फ्यूजन हो गया है। सो इसलिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि अभी इलेक्शन डेट्स अनाउंस होगा तो इस आंदोलन का कहाँ तक लेके जाएंगे पता नहीं। आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा के इस आंकड़े को? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से जो गठबंधन, अगर भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया जाता है तो हो सकता है कि वो पूरी तरीके से कुछ वहाँ पर तस्वीर बदल पाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट है और आपस में इनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई थी, क्योंकि वहाँ 36 बिरादरी की लड़ाई में 35 बनाम 1 का जो आंकड़ा चलता था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन निश्चित तौर पर खट्टर सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव नरेंद्र मोदी का हो रहा है। और रेवाड़ी में जब 2014 में से पहले 13 में गए थे नरेंद्र मोदी, वहीं से उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मेलन से हुंकार भरी थी। तो वो देश वीर जवानों का, अलबेलों का जो पूरा पुरुषार्थ वाला जो मामला है, तो हरियाणा को इस तरीके के लोग पसंद आते हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वो इधर तो एक तो बड़े जाट नेता को उत्तर प्रदेश के अपने साथ ले आए और दूसरी तरीके से वो पंजाब बॉर्डर पे ही रुक के रह गए, तो वो उस तरीके का मोमेंटम बन नहीं पाया। बात में दम है कि बार बार एक ही बात कहना, बार बार मुद्दों को भटका देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही ऐसी मांगे हैं कि भाई WTO से निकल जाइए, जिससे शायद मुझे लगता है कि आम वोटर भी कन्विंस नहीं होगा। समाधान में ज्यादा इंटरेस्टेड होते बजाय कि आंदोलन के। अब जी न्यूज मेटराइज के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करना जरूरी है और गुजरात में एक बार फिर से 26 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है, अन्य के हिस्से में भी गुजरात में कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा है। प्रणय उपाध्याय बिल्कुल, और देखिए ये 26 सीटों की हैट्रिक, राजकिशोर 26 सीटों की हैट्रिक कहा जा सकता है इसे। लगातार 26 सीटें जो है वो बीजेपी अपने कब्जे में करती हुई दिख रही है लोकसभा चुनावों के अंदर। दरअसल जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री थे, तो भी गुजरात के जब मतदाता जाते थे तो भविष्य के प्रधानमंत्री को वोट देते थे। अब जब प्रधानमंत्री बने बैठे हुए नरेंद्र मोदी, तो फिर उनको वोट कैसे नहीं देंगे? बस सीधी सी बात है। ठीक है, सुनील चावके का भी हम रुक कर लेते हैं। और सुनील चावके जी, देखिए अब राजकिशोर जी ने बता ही दिया है कि भाई तब तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी जीत रहे थे और अब तो प्रधानमंत्री है, तो डबल इंजन की सरकार और यही एक वजह कि 26 की 26 सीटें जो है वो क्लीन स्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जिस तरह से एक गैप बनी है लगभग 25% की वोटों के अंतर में, तो वो जो है वो बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, 2 और 24 सीटें लड़ने की उन्होंने एक गठबंधन किया है, लेकिन उसका कुछ असर होगा ऐसा लगता नहीं। वो गठबंधन ऐसा हुआ कि भरूच में जो कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक रहे अहमद पटेल रहे, उनकी बेटी की सीट पे उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो मनोज जी को मनोज जी मैं इसमें सवाल जोड़ रही हूँ, क्या वजह है कि अगर मैं 2014 की बात करूं और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तब भी कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि फाइटिंग थी, क्या उसका एकमात्र फैक्टर जो है वो अहमद पटेल थे और अब अहमद पटेल नहीं है इसलिए कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बिखर गई है और कहीं कोई स्कोप नहीं दिख रहा है? मैं शोभना के सवाल में एक छोटी सी चीज जोड़ दूं कि ये अक्सर बात होती है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिन सीटों के ऊपर सीधा मुकाबला है, गुजरात भी उन राज्यों के अंदर से एक है, लेकिन कहीं भी इस समय कांग्रेस चुनौती के तौर पर खड़ी नजर नहीं आ रही। कारण क्या? सबसे बड़ी बात करें कि देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पे अलायंस किया है, उस अलायंस के बाद सबसे ज्यादा अधिक किसी सीट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो भरूच की सीट हो रही है, जहां से अहमद पटेल जी आते हैं। पिरामिन उनका गांव है, वो बगल का गांव है, और अहमद पटेल मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदुओं में पॉपुलर हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो सीट जीतने की तो बात की बात है, पूरे अहमद पटेल परिवार, वो फैमिली उस सीट को यदि आम आदमी पार्टी को जैसा दे दिया गया उस सीट को हराई जाएगी कि वहां से आम आदमी पार्टी न जीता, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी जीतेगी वहां पे अहमद पटेल का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस अस्तित्व को बचा के रखना। आरती टिक्कू, मैं ये उसी तरीके की गलती कांग्रेस ने की है जैसी कि आपको याद होगा कि वाईएसआर की मृत्यु के बाद जगन मोहन रेड्डी के साथ की, या फिर कहा जाए कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा के कद को कांग्रेस समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई और वो खामियाजा। मैं 2 बड़ी जगहों, बड़ी स्टेट्स का मैंने जिक्र किया है, ये क्या वैसी ही गलती आप भरूच को मान रही हैं कांग्रेस के लिए? देखिए 2019 के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए ये बहुत क्लियर हुआ कि कांग्रेस एक डिक्लाइनिंग ग्राफ पे है
और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनके लिए कि वो अकेले लड़ना चाहें तो कहाँ से लड़े, उनके पास काडर नहीं आज खड़े होने के लिए। और अगर वो रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस करते हैं, जो कि उन्होंने किया अलायंस, इंडी अलायंस, उसमें ऑब्वियसली रीजनल पार्टीज अपना क्या कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो मांगेगी ही। और वही हर स्टेट में हम देख रहे हैं कि जहां पे भी अलायंस किया उन्होंने अपना जितना भी उनका छोटा मोटा कंस्टिट्यूंसीज थी या अपना काडर था वो नाराज हो रहा है, जैसे कि उन्होंने अहमद पटेल की फैमिली का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही हर स्टेट में उन्होंने, वो असम हो, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आपने एग्जाम्पल दिया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए आरती टिक्कू, तो जैसे ही नेतृत्व कमजोर होता है बाकी छत्रप जो है वो बिखरने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जी न्यूज के मेट्राइज के सर्वे में हमने गुजरात में लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी लोगों की राय मांगी और सबसे ज्यादा 78% लोगों ने नरेंद्र मोदी के समर्थन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। यानी गुजरात नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, ये 78% लोगों ने अपनी राय के साथ साबित किया और 7% लोग बेहतर उम्मीदवार को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। वहीं 4% लोगों ने सांसद के कामकाज को वोट देने की बात कही। वहीं 2% लोग घोषणा पत्र के वायदों को बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसीलिए अपना वोट देने की बात कह रहे हैं, जबकि 9% लोग अन्य मुद्दों को प्रमुखता देते हुए नजर आए। तो देखिए ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की प्रायोरिटी भी बताते हैं, लेकिन 78% मनोज जी आंकड़ा, यानी गुजरात पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, वो नजर भी आता है। और गुजरात के लिए जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं की बात की, कहा तो जा रहा है कि अब ओलंपिक भी अगर होगा, भारत मेजबानी करेगा तो ओलंपिक गुजरात में होगा। यही कारण है कि आम जनता को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्टेट के लिए कितना किया है और करने का उनका विजन क्या है। और यही कारण है, अधिक कहा जाए कि गुजरात से अलग नरेंद्र मोदी हैं या मोदी से अलग गुजरात है, तो ये बड़ा एक आश्चर्य वाली बात होगी। इसलिए उसमें हमको लगता है कि गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहस करें तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। गुजरात मतलब मोदी, मोदी मतलब गुजरात। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से तीसरे टर्म में भी 400 पार की बात हो रही है, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि राजकिशोर जी हो कि इंडिया इंदिरा, इंदिरा इंडिया, ऐसे मोदी इंडिया, इंडिया मोदी। लेकिन चलिए अब जल्दी से मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा में बीजेपी 11 सीटें जीत सकती है, बीजेडी को 9 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। मनोज जी, ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि क्या बीजेडी को पीट कर बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटें ले रही है बीजेडी से, ये मेरे लिए नवीन पटनायक। आपको बता दूं शोभना जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मैं विधानसभा चुनाव के लिए कह रहा था कि यहाँ पे एक आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा, आपको बता दूं कि पूरे इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक कोई रिजल्ट देगा तो उड़ीसा देगा। कारण ये नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री अनपॉपुलर होते जा रहे हैं कर रहे हैं, वो काफी एक्टिव नहीं है। और बीजेपी जब अपने सारे लाभार्थियों तक अपने जो योजनाएं उसको पहुंचा देती है तो उनको बेनिफिट मिलता है, तो उसके प्रति वो आकर्षित होती है। कितना सहमत है आप इस आंकड़े से? क्योंकि मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस आंकड़े से। मुझे लगता है कि नहीं, नवीन पटनायक का जादू जो है वो अभी कम नहीं हुआ। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 2019 में भी किया था, लेकिन इतना अच्छा करेगी कि नवीन पटनायक से की पार्टी से आगे निकल जाएगी, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है। लक्ष्मी जी क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इतना सीट बीजेपी को मिलना वहाँ पे अभी के हिसाब से तो मुश्किल है। तो क्योंकि वहाँ पे बीजेडी अभी भी स्ट्रांग है, उनके जो भी स्कीम्स है वो बेहतर इम्प्लीमेंट कर रहे जमीन की तौर पे। संगीत रागी जी इनकार करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। संगीत रागी जी, नहीं, मैं इनकार नहीं कर, मैं उसमें थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में बहुत काम किया है और बीजू जो पटनायक जी हैं उनकी उम्र जो है वो उनके नवीन पटनायक की वो आड़े आ रही है। अभी भी आपने देखा उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, वो डिसीजन मेकिंग में उड़ीसा की जनता विकल्प तलाश रही है। विकल्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसी ताक में है कि नवीन पटनायक जी का थोड़ा, ठीक है, मतलब देखिए ये बीजेपी सिर्फ एक ही स्टेट में ताक में नहीं है, जहां लोग नहीं बुजुर्ग हो रहे हैं, बीजेपी वहां पर भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। मुझे अगले सवाल पे आना पड़ेगा। शोभना, मैं 10 सेकंड के लिए, ठीक है, चलिए 10 सेकंड आपको सुन लेते हैं। एक जिक्र आया था हिमाचल प्रदेश में आप सरकार बनाए हैं, ठीक है, आपको मैंडेट मिला है, लेकिन किसने कहा था कि भाई बहन को निपटा दे और बहन भाई को निपटा दे?
भाई वहां तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे को निपटा रहे हैं, इसी में पार्टी डूब रही है वहां हिमाचल में। चलिए ठीक है, मैं अगली एक प्लेट अभी नहीं चला है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई नवीन पटनायक ने काफी योजनाएं लेकर आई थी और उसका कभी है, ये संबंधित भी हमने क्वेश्चन किया है कि भाई नवीन पटनायक के जो सहयोग मिल रहा है और जो केंद्र का मिल रहा है उसमें आप कितना गए, तो लोगों 32% लोगों का कहना है कि जो उनका यहाँ पे योजनाएं चली उसका हमको लाभ मिल रहा है, और वहीं उनके जब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट मैं नहीं हो पा स्क्रीन रहा पे है। चाहती हूँ कि वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं वो 11 और बीजेडी को 9 सीटें मिल रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में बीजेपी को 45% वोट परसेंटेज जाता हुआ दिख रहा है, जो बहुत बड़ा ह्यूज वोट परसेंटेज है, बहुत पीछे नहीं है, लेकिन 5% का वोट परसेंटेज जो होता है वो बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन चलिए आप जल्दी से जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, चर्चा पर जम्मू कश्मीर की बात करना जरूरी है। जी न्यूज एंड मेटराइज के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, इसमें कांग्रेस को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें शामिल है। वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। प्रणय बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 के बाद में जिस तरीके से वहां पर धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद ये पहला चुनाव होगा, लोकसभा का पहला चुनाव होगा और हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो। लेकिन आरती, आप तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात करें, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ में था सूबे के तौर पर, वहां उस समय पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 6 में से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी को हासिल हुई थी। अब ये आंकड़ा घटता हुआ क्यों? देखिए, एक तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी अकेले लड़ रही है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब कि अब सिर्फ जम्मू और कश्मीर, पहले लद्दाख को भी हम काउंट करते थे, तो इसलिए आपका वो जो नंबर है वो 3 हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चूंकि वो अलायंस में नहीं जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसी बातें की थी कि वो अलायंस के लिए ओपन थे, लेकिन उनको रद्द कर दिया उनके ही बेटे उमर ने कि वो अलायंस तो नहीं करेंगे बीजेपी के साथ। तो क्लियर है कि बीजेपी अपनी जो पकड़ जम्मू रीजन पे है वो बना के रखेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोनों सीटें मिलेंगी कश्मीर में। मुझे लगता है कि बीजेपी कंटेस्ट करेगी सारी सीट्स। और बात जम्मू कश्मीर की हो रही तो पड़ोस में ही उत्तराखंड भी है, हिमालय का राज्य है। तो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार भी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार जीता सकती है, यानी 5 सीटों के ऊपर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों का खाता भी नहीं खुलेगा। ये एक बड़ा संकेत और संदेश उत्तराखंड से। शुभना बिल्कुल, और वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है फटाफट हमें यहाँ बता देना चाहिए। सबसे ज्यादा 65% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 29% वोट मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा रहा है। एक बार मैं चाहती हूँ राजकिशोर जी आप चर्चा में आए, और जिस तरीके से अब जो ग्राफ है बीजेपी का, अभी तक जब हमने पहले 1 घंटे सर्वे किया तो उसमें हमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप सब जगह के आंकड़े देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं कांग्रेस के कुछ दक्षिण भारत के नेताओं की भाषा में कहूँ तो गोमूत्र और गोबर वाली लैंड पे आते आते बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये मैं सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं, लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि दक्षिण भारत में भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां पर कारगर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, और उत्तराखंड में तो आप मान लीजिए इतिहास बदला है कि रिपीट हो गई सरकार, वरना एक बार जाते थे तो उसके बाद वहां पर तो 5 सीटें आनी थी। जम्मू कश्मीर में अगर वो 2 सीटें लेकर आ रहे हैं तो वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से सारे लोग पूरे खिलाफ हुए हैं। राजकिशोर जी, अब मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और देखिए मैं और प्रणय उपाध्याय लगातार आपके साथ बने हुए हैं। अभी ओपिनियन पोल के हम आपको 329 सीटों का आंकड़ा दिखा चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 181 पर, इंडिया गठबंधन 83 पे, अन्य के खाते में 65 जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन से 100 सीटें आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अहम राज्य बचे हुए हैं, हम उनका भी आंकड़ा आपको लेके आएंगे। राज्य बचे हैं वो है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी हिंदी हार्टलैंड अभी बाकी है। इसलिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।